Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we are going to study the 8th lecture of Introduction to Forestry and the topic is agroforestry, under which we are going to study the definition, importance and the criteria of selection of trees in agroforestry. Now let's move on to the first topic that is definition of agroforestry. So it is a land use management system in which trees or shrubs are grown around or among crops of pasture land, creating a more diverse, productive, sustainable and environment friendly land use system. So इसका सिंपल में मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारा फॉरेस्ट का एरिया है तो उसको हम कैसे एकदम मोस्ट इफेक्टिव वे में उसका यूटिलाइजेशन करें, उसमें हम ट्रीज़ और श्रब्स को ग्रो करें और साथ ही साथ हम जो एनिमल्स हैं उसके साथ हम क्रॉप्स को ग्रो करें, यानी कि एनिमल्स का भी रियरिंग हो और उनके जो बाई प्रोडक्ट निकले हम उनको अपनी क्रॉप्स में ग्रो कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एक ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह के क्रॉप्स ग्रो करें, कई तरह के ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आने वाली अगली जनरेशन उस एरिया का यूज़ कर सके एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो एरिया है हम उसको पूरी तरह से ख़राब कर दें। नाउ लेट्स सी what is the FAO definition. So the agroforestry is a dynamic, ecologically based natural resource management system that through the integration of trees on farms and agriculture landscapes diversifies and sustain production for increased social, economic and environmental benefits. So FAO का फुल फॉर्म क्या है हमारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री का इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका हम ऐसे इंटीग्रेशन करके ट्रीज़ का और इवन साथ ही साथ हमारा जो भी है जानवरों का उनका यूज़ करके जो एग्रीकल्चर का लैंडस्केप है उसमें कई सारे डाइवर्सिफिकेशन आए, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो और जो इंक्रीज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, मतलब सोशली भी काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट हो, इकोनॉमिकली भी हो, पैसा भी उससे आए, इनकम भी जनरेशन हो और एनवायरमेंटल भी इससे बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि हमारे एनवायरमेंट को इससे हार्म पहुँचे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. So agroforestry plays a crucial role in improving agricultural sustainability, livelihood security and environmental health. एग्रोफॉरेस्ट्री क्या क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी यानी कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं या फिर अगर किसी का प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे टिम्बर चाहिए तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोवाइड करता है क्योंकि अगर हम पेड़ उगाएंगे कई सारे तो जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब फर्स्ट देखते हैं हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या है इससे। एडिशनल इनकम फ्रॉम टिम्बर, फ्रूट, फॉडर, फ्यूल फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें फॉरेस्ट से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो इससे क्या होगा? इनकम का जनरेशन होगा। रिड्यूस्ड रिस्क फ्रॉम क्रॉप फेलियर ड्यू टू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसमें कई सारे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं या फिर कई तरह के पेड़ यूज़ कर सकते हैं। तो इन केस मान लीजिए हमारी एक भी क्रॉप ख़राब हो जाती है या एक भी कोई तरह के पेड़ ख़राब हो जाते हैं तो हम दूसरे क्रॉप या पेड़ पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन प्रेजेंट होता है। सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी वाया नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्रीज, enhance biodiversity and conserves water. अब जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों की बड़ी बड़ी जड़ होती है तो वो काफ़ी दूर तक ज़मीन के अंदर फैले होते हैं, तो वो लोग मिट्टी को बांध के रखते हैं जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है।
बायोडाइवर्सिटी जो है इन्हांस होती है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी होता है, एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो कार्बन साइकिल आपने पढ़ा है उसका जो है पूरा हम कार्बन का जो इम्पैक्ट होता है और इवन जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड है हमारा सोशल बेनिफिट्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। सोशल बेनिफिट क्या है कि जो आसपास लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि अब जैसे कहीं पे मान लीजिए लकड़ी की ज़रूरत है तो उस लकड़ी को काटने के लिए कोई चाहिए होगा ना, तो वो सारी है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारा इन्हांसेस फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब कई तरह के डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स और पेड़ लगे हैं तो वहाँ से बहुत तरह के हमें फूड मिलेगा, और फ्रूट से क्या मिलेगा, कई सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। इनकरेजेस ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस नॉलेज यूज़, जैसे जो लोग हमारे इंडिजीनियस पीपल्स हैं यानी कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सारे बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। जब वो लोग कहीं हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं या फिर कहीं स्पेशली कुछ ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम ये खा लेते हैं तो हमें इससे ये मिल जाएगा, वो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे फॉरेस्ट में पाई जाती है उसी का यूज़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उससे नॉलेज बहुत भी बढ़ता है, हमें ट्रेडिशनल और जो इंडिजीनियस नॉलेज है उसका यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूव्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट्स माइक्रो क्लाइमेट, विंड ब्रेक शेड, इन्हांस सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे जंगल में हमारे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जब हवा चलती है तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं या फिर क्रॉप्स लगी रहती है तो वो गिर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो विंड को रोकने का काम करते हैं, और इससे क्या होता है सॉइल मॉइस्चर भी बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है जो जड़ है हमारी, वो जड़ जो है पूरा मिट्टी को बांध के रखती है, तो उससे सॉइल रिटेंशन भी बढ़ता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी हमारी प्रॉपर चलती रहती है। अब आता है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। अब हम कैसे क्या क्या क्राइटेरिया का यूज़ करके ट्रीज को चूज़ करेंगे हमारे फॉरेस्ट में लगाने के लिए। चूजिंग द राइट ट्री स्पीशीज इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल एग्रो फॉरेस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज या फिर कैसी क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं हमारे फॉरेस्ट में। फर्स्ट वन है हमारा कंपैटिबिलिटी विद क्रॉप्स। ट्री शुड नॉट कम्पीट एग्रेसिवली विद क्रॉप्स फॉर लाइट वाटर एंड सनलाइट। जो हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारी छोटी छोटी क्रॉप हम लगाएंगे तो उनसे कंपटीशन ना करें, ऐसा हमें स्पीशीज ग्रो करना है। एग्जाम्पल, अवॉइड डेंस कैनोपीज, चूज डीप रूटेड ट्रीज विद लाइट फोलिएज। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी कैनोपी वाले पेड़ हम लगा लें या फिर बहुत ज़्यादा जो डीप रूटेड है उनको लगा लें ताकि जो क्रॉप्स को कुछ मिले ही ना। सेकेंड है हमारा फास्ट ग्रोथ। ट्रीज दैट ग्रो क्विकली प्रोवाइड अर्ली रिटर्न्स लाइक फ्यूल वुड, फॉडर, शेड और एक्सेट्रा। कुछ पेड़ होते हैं हमारे जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो हमें ऐसे पेड़ों को ग्रो करना चाहिए। मल्टीपर्पज यूज, ट्रीज शुड ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक टिम्बर, फॉडर, फ्रूट, फ्यूल वुड, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एक्सेट्रा। मतलब मल्टीपर्पज यूज होना चाहिए। कोई भी पेड़ हम लगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उससे हमें टिम्बर मिले। अगर मान लीजिए टिम्बर का हमें ज़रूरत नहीं है तो उसकी जगह पे हम फ्यूल वुड में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे पेड़ों को हमें लगाना है। सॉइल इम्प्रूवमेंट, प्रिफर लेग्यूमिनस स्पीशीज दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी वाया नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर। हमें ऐसे लेग्यूमिनस स्पीशीज लगानी है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और साथ ही साथ हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो। फिफ्थ क्या है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू। ट्रीज स्पीशीज शुड हैव मार्केट वैल्यू टू इंश्योर फार्मर्स बेनिफिट इकोनॉमिकली। अब हम ऐसे पेड़ लगा लिए जिनका मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे पेड़ लगा के कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे पेड़ों को, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना है जिनका मार्केट में हाई डिमांड हो या फिर थोड़ा बहुत डिमांड हो, ताकि हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ना खराब हो और हमारा पैसा भी ना जाए। सिक्स्थ वन है हमारा टॉलरेंस टू लोकल कंडीशंस। शुड टॉलरेट लोकल क्लाइमेटिक एंड एडाफिक soil condition. Drought resistant trees are essential in arid semi arid zones. ऐसे पेड़ को लगाना है जो जहाँ पे जैसा एरिया है, वहाँ का जैसा हमारा वेदर है या फिर जैसी सॉइल है, तो इस हिसाब से हमें चूज करके वहाँ पे पेड़ों को उगाना है।
देन 7th है हमारा ईज ऑफ मैनेजमेंट, ट्रीज दैट आर इजी टू प्रून, मैनेज एंड हार्वेस्ट आर प्रेफर्ड। पेड़ की कटाई छटाई करना और उनको हार्वेस्ट करना इजी होना चाहिए, ऐसे पेड़ों को हमें ग्रो करना है। 8th हमारा नॉन टॉक्सिक और नॉन इन्वेसिव, ऐसे पेड़ों को नहीं यूज़ करना है जो कि एलोपैथी, इसका मतलब होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ऐसे पेड़ों को हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एग्रोफॉरेस्ट्री ट्रीज स्पीशीज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रीज स्पीशीज का हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा ल्यूकेना ल्यूसीफेला। जैसे आपने देखा होगा कि इमली देखी है आपने, तो इमली के ही टाइप के इसके फ्रूट पॉट्स होते हैं, तो वो वाला पेड़ है ये। तो उसका बेनिफिट क्या है हमारा, उससे हमें फॉडर भी मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। सेकेंड है हमारा एचारिचिटा इंडिका, इसको हम लोग नीम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, टिम्बर के लिए यूज़ होता है, पेस्ट रिपेलेंट के लिए भी साथ ही साथ यूज़ होता है। थर्ड है हमारा ग्लाइरीसीडिया सीपम। सो ये हमें क्या क्या देता है, फॉडर देता है, ग्रीन मैन्योर भी देता है, फेंसिंग में भी हेल्प करता है ये हमारा। और फिर हमारा फोर्थ है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है हमारा जो पानी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पानी पाया जाता है, मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, वहाँ पे हम यूकेलिप्टस लगा सकते हैं क्योंकि वो वाटर को बहुत जल्दी सोक कर लेता है। तो वहाँ पे हम यूकेलिप्टस का यूज़ कर सकते हैं। और ये किस में हमारा हेल्प होता है, टिम्बर में यूज़ होता है। फिर है हमारा सेकंड लास्ट है डाइलबर्जिया सिसो, इसको हम लोग शीशम भी कहते हैं। आपको पता होगा इसकी लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये हमारे फर्नीचर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और कई सालों तक चलते हैं। लास्ट वन है हमारा मैग्निफेरा इंडिका, जिसे हम मैंगो भी कहते हैं। ये जो है फ्रूट्स के लिए भी यूज़ होता है। आप इसको एक बार लगा दो और फिर ये जो है कई सालों तक जिंदा रहता है, और इवन साथ में हमें फ्रूट भी प्रोवाइड कराता है, इवन शेड भी प्रोवाइड कराता है। सो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप के हमारे पेड़ थे जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।